द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अध्याय 7। उद्यमी के लिए पोर्टफोलियो नीति निवेशक, सकारात्मक पक्ष। हिंदी ऑडियोबुक.com। एक महान भाग्य बनाने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो इसे बनाए रखने के लिए 10 गुना अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। नाथन मेयर रोथस्चाइल्ड। टाइमिंग कुछ भी नहीं है। एक आदर्श दुनिया में बुद्धिमान निवेशक तभी स्टॉक खरीदेगा जब वे सस्ते होंगे, और जब वे ओवरराइड हो जाएंगे तो उन्हें बेच देंगे। फिर बॉन्ड और नकदी के बंकर को छेड़ने का प्रयास करेंगे जब तक कि स्टॉक फिर से खरीदने लायक सस्ते न हो जाएं। 1966 से 2001 के अंत तक एक अध्ययन में दावा किया गया था कि स्टॉक में $1 के निवेश को लगातार लगाए रखने से इसका मूल्य $11.78 हो गया था। लेकिन यदि आपने प्रत्येक वर्ष के 5 सबसे बुरे दिनों से पहले अपने स्टॉक से इसे बाहर निकाल लिया तो आपके मूल $1 का मूल्य $987.12 हो गया होता। सबसे जादुई विचार बाजारों की तरह यह हाथ की सफाई पर निर्धारित है। वास्तव में आप कैसे बुरे दिन आने से पहले पता लगा सकते हैं कि कौन से दिन सबसे बुरे दिन होंगे? 7 जनवरी 1973 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने देश के टॉप वित्तीय पूर्वानुमानकर्ताओं में से एक के साथ एक इंटरव्यू दिखाया, जिसने निवेशकों से बिना किसी हिचकिचाहट के शेयर खरीदने का आग्रह किया। यह बहुत ही दुर्लभ बात है कि आप इस घोषणा को सुनने के बाद भी अयोग्य हो सकते हैं। फोरकास्टर का नाम एलन ग्रीनस्पैन था, और यह बहुत दुर्लभ है कि उन्होंने हर उसको अयोग्य ठहराया जो इस पल का लाभ न उठा सके, वो चाहे फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष भी क्यों न हो। ग्रेट शेयर बाजार के डिप्रेशन के बाद 1973 और 1974 आर्थिक विकास के लिए सबसे खराब साल थे। क्या पेशेवर एलन ग्रीनस्पैन की तुलना में किसी भी समय बाजार को बेहतर बना सकते हैं? 3 दिसंबर 2001 को RM लैरी एंड कंपनी की मार्केट टाइमिंग फर्म के अध्यक्ष केट लैरी ली ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अधिकांश गिरावट के बाद नुकसान होने का कोई कारण है। उन्होंने कहा 2003 की पहली तिमाही के लिए स्टॉक बढ़िया लग रहा था, जिसकी भविष्यवाणी करते हुए अगले 3 महीनों में शेयरों के औसत 0.28 रिटर्न अर्जित किया, जिसने नकदी से 1.5% अंडरफॉर्म किया। इस विचार में लैरी अकेली नहीं है। ड्यूक विश्वविद्यालय के 2 वित्त प्रोफेसरों के एक अध्ययन में पाया गया कि यदि आपने सभी बाजार टाइमिंग न्यूज़लेटर्स के सर्वश्रेष्ठ 10% की सिफारिशों का पालन किया होता तो आपने 1991 से 1995 तक 12.6 वार्षिक रिटर्न अर्जित की होती। लेकिन अगर आपने उन्हें अनदेखा किया और अपने पैसे को स्टॉक इंडेक्स फंड में रखा होता तो आपको 16.4% की आय होती। जैसा कि डेनिश दार्शनिक सोरेन किरकेगार्ड ने उल्लेख किया है, जीवन को बीते समय से ही समझा जा सकता है, लेकिन इसे भविष्य में जीना चाहिए। पीछे मुड़कर देखें, आप हमेशा वही देख सकते हैं जब आपने अपने शेयरों को खरीदना और बेचना चाहिए था, लेकिन आप इसे देखकर सोच में न पड़ जाएं। जब आप वास्तविक समय में इसे देख रहे हों, बस केवल इसमें अंदर जाना है और तुरंत बाहर निकलना है। वित्तीय बाजारों में हमेशा के लिए 2020 की बाधा रही है, लेकिन दूरदर्शिता कानूनी रूप से अंधी होती है, इसलिए अधिकांश निवेशकों के लिए बाजार का समय जानना व्यवहारिक और भावनात्मक रूप से असंभव होता है। क्या चल रहा है? जो स्टॉक अंतरिक्ष यान की तरह गति पकड़ते हैं, वे जैसे ही पृथ्वी के समतापमंडल से आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ स्टॉक अक्सर गुरुत्वाकर्षण को चीरकर आगे बढ़ जाते हैं। आइए 1990 के सबसे हॉट ग्रोथ शेयरों में से 3 के ट्रांजैक्टरीज पर नजर डालते हैं, जो है जनरल इलेक्ट्रिक, होम डिपो और सन माइक्रोसिस्टम। 1995 से 1999 तक प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक बड़ा और अधिक लाभदायक साबित हुआ। सन का राजस्व दुगना हो गया और होम डिपो का दुगने से अधिक हो गया। वैल्यू लाइन के अनुसार GE का राजस्व 29% बढ़ा था, जिसकी कमाई 65% बढ़ी। होम डिपो और सन की प्रति शेयर आय लगभग 3 गुनी हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था जिसने ग्राहम को एक बार भी हैरान नहीं किया। जितनी तेजी से ये कंपनियां बढ़ी, उनके शेयर उतने ही महंगे होते गए, और जब स्टॉक कंपनियों की तुलना में तेजी से बढ़ता है तो निवेशक हमेशा मुसीबत में होते हैं। जैसा कि ग्राहम बताते हैं कि एक महान कंपनी तब एक महान निवेश नहीं होती है जब आप स्टॉक के लिए बहुत अधिक भुगतान करते हैं। जितना अधिक स्टॉक बढ़ता है उतना ही ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन उस सहज विश्वास को वित्तीय भौतिकी के एक मौलिक कानून द्वारा स्पष्ट रूप से विरोधाभासी माना जाता है। जितना बड़ा वे प्राप्त करते हैं उतनी ही धीमी गति से बढ़ते हैं।
$1 बिलियन कंपनी अपनी बिक्री को काफी आसानी से दुगुना कर सकती है, लेकिन $50 बिलियन की कंपनी बनाने के लिए $50 बिलियन व्यवसाय की कंपनी कहां से ला सकती है? ग्रोथ स्टॉक तब खरीदने लायक होते हैं जब उनकी कीमतें उचित होती है, लेकिन जब उनका कीमत रेशो अनुपात 25 से 30% अधिक हो जाता है तब वे बदसूरत हो जाती है। जैसे पत्रकार कैरोल लूमिस ने पाया कि 1960 से 1999 तक फॉर्च्यून 500 की सूची में सबसे बड़ी 150 कंपनियों में से केवल 8 ही 2 दशकों से सालाना औसतन कमाई कम से कम 15% अर्जित करने में सफल रही। 5 दशकों के आंकड़ों को देखते हुए सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन एंड कंपनी की शोध फर्म ने दिखाया कि बड़ी अमेरिकी कंपनियों के केवल 10% ने कम से कम लगातार 5 सालों तक अपनी कमाई में 20% की वृद्धि की, जो 10 सालों के लिए केवल 3% कंपनियों ने 20% की वृद्धि की हुई थी। और खास बात यह है कि एक भी कंपनी ने इसे लगातार 15 साल तक ऐसा नहीं किया। 1951 से लेकर 1998 तक के हजारों अमेरिकी शहरों के एक अकादमिक अध्ययन में पाया गया कि 10 वर्ष की अवधि में शुद्ध कमाई में औसतन 9.7% सालाना वृद्धि हुई, लेकिन सबसे बड़ी 20% कंपनियों के लिए कमाई केवल 9.3% की वार्षिक औसत से बढ़ी। यहां तक कि कई कॉरपोरेट नेता इन बाधाओं को समझने में विफल रहते हैं। हालांकि बुद्धिमान निवेशक बड़े विकास शेयरों में दिलचस्पी लेते हैं जब वे अपनी सबसे लोकप्रिय परिस्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है तो जैसे जुलाई 2002 में जॉनसन एंड जॉनसन ने घोषणा की कि संघीय नियामक अपने एक दवा कारखाने में झूठे रिकॉर्ड्स और आरोपों की जांच कर रहे थे और एक ही दिन में स्टॉक में 16% की गिरावट आ गई। पिछले 12 महीनों की कमाई 24 गुना से घटकर जॉनसन एंड जॉनसन की हिस्सेदारी महज 20 गुना रह गई। उस निचले स्तर पर जॉनसन एंड जॉनसन एक बार फिर से एक ग्रोथ स्टॉक बन सकता था, जिसके विकास के लिए यह एक उदाहरण है, जिसे ग्राहम अपेक्षाकृत अलोकप्रिय बड़ी कंपनी कहते हैं। अच्छी कीमत में बढ़िया कंपनी खरीदें। क्या आपको सभी अंडे एक टोकरी में रखने चाहिए? एंड्रयू कार्नेगी ने एक सदी पहले कहा था कि अपने सभी अंडों को एक टोकरी में रखें और फिर उस टोकरी को देखते रहें। जीवन की महान सफलताएं एकाग्रता से बनती है। जैसा कि ग्राहम बताते हैं, आम शेयरों से वास्तव में बड़े भाग्य उन लोगों द्वारा बनाए गए हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा एक निवेश में लगाया था जिसे वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अमेरिका के लगभग सभी सबसे अमीर लोग एक एकल उद्योग या एक एकल कंपनी में केंद्रित निवेश में अपनी संपत्ति का पता लगाते हैं। 1982 से अब तक उदाहरण के तौर पर देखें तो फोर्ब्स 400 सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में से लगभग सभी ने अब तक अनडाइवर्सिफाइड फॉर्च्यून से ही डोमिनेट किया है। हालांकि लगभग कोई छोटी किस्मत इस तरह से नहीं बनाई गई है और न ही इस तरह से कोई बड़े भाग्य लिखे गए हैं। कार्नेगी ने जो उल्लेख करने के लिए जिसे छोड़ दिया है वह यह है कि एकाग्रता जीवन की अधिकांश महान असफलताओं को भी बनाती है। फोर्ब्स की रिच लिस्ट पर फिर से नजर डालें। 1982 में वापस फोर्ब्स 400 के सदस्यों का औसत मूल्य $230 बिलियन था। 2002 के फोर्ब्स 400 पर इसे बनाने के लिए औसत 1982 के सदस्य को अपने धन पर केवल 4.5 औसत वार्षिक रिटर्न अर्जित करने की आवश्यकता थी। इस अवधि के दौरान जब बैंक खातों की तुलना में कहीं अधिक कमाई हुई और शेयर बाजार ने 13.2% का वार्षिक औसत प्राप्त किया। क्या आप जानते हैं कि 1982 से फोर्ब्स 400 में से कितने भाग्यशाली अमीर 20 साल बाद सूची में बने रहे? कुल सदस्यों में से केवल 64 और 2002 की सूची में अभी भी 16% हैं जो अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखे हुए हैं, जो उन्हें पहली बार सूची में मिल गए थे, जैसे तेल, गैस या कंप्यूटर जैसे उद्योगों में। जो हार्डवेयर या बुनियादी निर्माण या अन्य सभी मूल सदस्य इनसे दूर हो गए। जब कठिन समय हिट होता है तो इन लोगों में से कोई भी लगभग सभी बड़े लाभों के बावजूद जो बहुत सारा धन ला सकते हैं उन्हें ठीक से तैयार किए गए थे। वे केवल खड़े होकर क्रंच कर सकते थे और लगातार बदलती अर्थव्यवस्था के कारण क्रंच पर खड़े रह सकते हैं। द बार्गेन बिन। आप सोच सकते हैं कि हमारी अंतहीन नेटवर्थ की दुनिया में यह उन शेयरों की एक सूची बनाने और खरीदने के लिए है जो ग्राहम के मानदंडों को पूरा करते हैं। हालांकि इंटरनेट से एक मदद मिल सकती है, फिर भी आपको बहुत से काम हाथ से करने होंगे। आज के इकोनॉमिक्स टाइम की एक प्रति लें, मनी एंड इन्वेस्टिंग सेक्शन पर जाएं और शेयरों की वो सूची देखें जो पिछले साल से इस साल निचले स्तर पर थे।
उन्हें देखने के लिए BSE, NSE और नास्डेक स्कोर कार्ड पर भी एक नज़र डालें। यह देखें कि क्या कोई शेयर नेट वर्किंग कैपिटल मूल्य से कम पर बिक रहे हैं। एडगार डेटाबेस से पहले हालिया त्रैमासिक या वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करें। कंपनी की मौजूदा परिसंपत्तियों से किसी भी पसंदीदा स्टॉक या दीर्घकालीन ऋण सहित अपनी कुल देनदारियों को घटाएं। हाई टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों से अधिकांश स्टॉक हाल ही में काफी संख्या में लिस्टेड हुए हैं। उदाहरण के लिए 31 अक्टूबर 2002 तक कॉमर्स टेक्नोलॉजी के पास वर्तमान संपत्ति में $2.4 बिलियन और कुल देनदारियों में $1 बिलियन थे, जिससे यह शुद्ध कार्य पूंजी $1.4 बिलियन था। स्टॉक के 190 बिलियन से कम शेयरों के साथ और $8 प्रति शेयर के तहत एक शेयर की कीमत के साथ कॉमर्स का कुल बाजार पूंजीकरण $1.4 बिलियन से कम था। कॉमर्स के नकदी और इन्वेंट्री के मूल्य से अधिक स्टॉक की कीमत के साथ कंपनी का चल रहा व्यापार अनिवार्य रूप से कुछ भी नहीं बेच रहा था। जैसा कि ग्राहम को पता था, आप कभी भी कॉमर्स जैसे स्टॉक पर पैसा खो सकते हैं। यही कारण है कि आपको उन्हें केवल तभी खरीदना चाहिए जब आपको वे एक समय में एक के मूल्य में 1 दर्जन मिल सकते हैं और आप उन्हें धैर्यपूर्वक पकड़ कर रख सकते हैं। लेकिन बहुत ही कम मौकों पर जब मिस्टर मार्केट कई सच्चे सौदेबाजों को पैदा करता है, तो आप पैसा बनाने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। आपकी विदेश नीति क्या है? विदेशी शेयरों में निवेश करना बुद्धिमान निवेशक के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से उचित है। क्यों? आइए थोड़ा विचार करके देखें। यह 1989 का अंत है और आप जापानी हैं। यहाँ तथ्य ये हैं। पहला, पिछले 10 वर्षों में जापान के शेयर बाजार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 17.5% वार्षिक लाभ के साथ 21.2% की वार्षिक औसत प्राप्त की है। दूसरा, जापानी कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में कंकर बीच गोल्फ कोर्स से रॉकफेलर सेंटर तक सब कुछ खरीद रही हैं। इसी बीच DBL फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका और टेक्सको जैसी अमेरिकी फर्में दिवालिया हो रही है। तीसरा, अमेरिकी हाई टेक्निक उद्योग डूब रहा है, जापान फल फूल रहा है। 1989 में उगते सूरज की भूमि में आप केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुशी वेंडिंग मशीनों के बाद से जापान के बाहर निवेश करना सबसे कठिन विचार है। स्वाभाविक रूप से आप अपना सारा पैसा जापानी शेयरों में डालते हैं। परिणाम यह होता है कि आप अगले दशक में अपने पैसे का लगभग 2/3 हिस्सा खो देते हैं। ग्राहम कहते हैं कि सीख यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको कभी जापान जैसे विदेशी बाजारों में निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि जापान को अपना सारा पैसा घर पर नहीं रखना चाहिए और न ही आपको भी इसे घर पर रखना चाहिए। यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करते हैं, जहां अमेरिकी डॉलर में भुगतान किया जाता है, तो आप पहले से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक बहुस्तरीय दांव लगा रहे हैं। विवेकपूर्ण रूप से आपको अपना निवेश पोर्टफोलियो कहीं और लगाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कोई भी कहीं भी और कभी भी यह नहीं जानता कि भविष्य में मार्केट बेहतर कहां रहने वाली है, घर पर या विदेश में। अपने स्टॉक मनी का 1/3 हिस्सा उन म्यूचुअल फंड में लगाएं जो विदेशी स्टॉक रखते हैं। ये जोखिम के खिलाफ सुरक्षा में हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।